हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 11th इकोनॉमिक्स 21 मई का वायरल प्रश्न पत्र जो कि आप सभी बच्चों को पेपर में आएगा। तो चलिए बताते हैं कि क्लास 11th इकोनॉमिक्स में कौन से सवाल आप सभी बच्चों को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार देखिए हमारा जब भी न्यू और अपडेटेड वीडियो आएगा सबसे पहले मिल जाएगा। बाकी आप सभी बच्चों को देखिए जो भी सब्जेक्ट है वो हमारे चैनल पर वीडियोस बने हुए हैं, उनको जाके देखिए और अपने पेपर अच्छा से दिखाइए। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों के एग्जाम्सन के लिए। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आपसे बच्चों पेपर में क्या पूछा जाएगा। बहुलक मोड हो गया बेसिकली आपका समानांतर माध्य यहाँ पर या फिर उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन या फिर ऑल ऑफ द अबव सही है। कौन कौन सा सेंट्रल नेचर के अंतर्गत आता है बच्चों ये बताना है। तो ये हमारे पास केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, माध्यिका भी आता है, बहुलक भी आता है, समानांतर माध्य भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों आपसे पूछा हुआ है कि आंकड़ों का जो चित्रमय होता है यानी चित्र के रूप आप क्या करते हैं दर्शाते हैं, उसका प्रदर्शन यानी कि आप क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा रहते हैं बेसिकली उसका आप पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं, पिक्चर्स को बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, संग्रहण कहलाता है, व्यवस्थीकरण कहलाता है। दोनों कथन सही है या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए हमारे पास दोनों ही कथन क्या कहलाता है, सही है। पहला बार जान लीजिए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज भी कहला सकता है, सिस्टमाइजेशन, दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा होगा क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 3 में कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स, ये जटिल तथ्यों को क्या करती है, और जटिल करती है, कभी हो सकता नहीं। ये क्या जो हमारे पास तथ्यों को पारस्परिक तुलनीय बनाता है या फिर जटिल तथ्यों को यहाँ पर स्पष्टीकरण करता है। आप खुद सोचिए कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल आप कौन ऑप्शन को यहाँ पर सही करने जाइएगा कि ये हमारे पास क्या करता है, सांख्यिकी से जो भी जटिल जो कह सकते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा है बेसिकली या फिर इसको एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है, तो स्टैटिक्स करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, सी नंबर जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में टिक कर लीजिएगा, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। अगला हमारे पास है दोनों परिक्षेपण। ठीक है, यहां पूछा हमारे पास दोनों परिक्षेपण का कौन सा जो माप होता है वो यहां पर सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, दोनों नहीं हो, पहले गए छूटा हुआ है। परिक्षेपण का कौन सा माप जो होता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ विस्तार, ऑप्शन बी दिया हुआ चतुर्भुज विचलन, ऑप्शन नंबर बी दिया माध्य विचलन या ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इंग्लिश में कहा जाए तो कौन कौन से दो मेजर्स है डिस्पर्सन के जो कि कंसीडर किया जाता है बेस्ट डिस्पर्सन में, एक्सटेंशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका आंसर होगा मानक विचलन, जिसे हिंदी में क्या इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे शॉर्ट में एसडी के रूप में लिखा जाता है। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है सहसंबंध के सूत्र का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, कार्ल पियर्समैन में, या फिर दोनों कथन से या फिर कोई नहीं। तो इस जो कैसे सहसंबंध करिए जो फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन होता है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो कार्ल पियर्सन, ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा इंग्लिश में। अगला सवाल आपसे बच्चों 6 नंबर पूछा हुआ यहाँ पर, ये जो हमारे पास श्रृंखला दिया हुआ 10 से 4, 15 से 19, 20 से 24, ये जो हमारे पास एक किस प्रकार की श्रृंखला है ये आपको बताना है। मध्य बिंदु आकृति श्रृंखला है, समावेशी श्रृंखला है, या किस प्रकार की श्रृंखला का हमारे पास उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास समावेशी श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इंग्लिश में कहा जाए तो इंक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का जो अध्ययन किया जाता है वो इस विधि को क्या कहा जाता है, प्रतिदर्शी विधि, जनगणना विधि, दोनों कथन सही। या फिर आप बताइए किसी अनुसंधान से क्या किया हम लोगों के बारे में बेसिक जानकारी जुटाना है, तो ये क्या कहलाता है, जनगणना विधि कहलाता है। इसलिए क्या होगा 7th का बी आंसर राइट हो जाएगा हमारे पास। इंग्लिश में कहा जाए तो बच्चों से सेंसस कहा जाता है, तो इंग्लिश में जो बच्चा लिखना चाहिए लिख लीजिएगा। अगला सवाल है यदि किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उस मद को क्या कहा जाता है आपको बताना है। देखिए कोई भी चीज बार बार रिपीट होता है तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में से आवृत्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल देखिए आपसे ये पूछा हुआ है कि यही सवाल हो जाएगा हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इंग्लिश में कहा जाए तो। अगला 9 नंबर सवाल है प्रश्नावली का प्रयोग कहाँ करते हैं, आप खुद बताइए। जो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसका आप लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये आपको बताना है। पहला ही ऑप्शन देखिए आप सही बच्चों यहाँ लिखा हुआ है
चित्र बनाने में या फिर आप लॉरेंज वक्र में, या फिर दोनों कथन सही है या इनमें से कोई भी कथन हमारे पास सही नहीं है। तो हम लोग कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हम लोग चित्र बनाने में भी कर सकते हैं, लॉरेंज वक्र में भी होता है, यानी दोनों ही कथन सही है। तो ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही है। इंग्लिश में कहा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा हुआ आपसे कि अर्थशास्त्र की जो दुर्लभता है, ठीक है, इसके संबंधी जो परिभाषा के प्रतिपादक कौन है, यानी हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या? रॉबिन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, रॉबिन्स इसका सही जवाब। ठीक है, अगला है हमारे पास, इंग्लिश में से लिख लीजिए जो बच्चे लिखना चाहे। फिर पूछा हुआ किसी भी सारणी के जो मुख्य अंग होते हैं वो क्या होते हैं? शीर्षक, शीर्षक टिप्पणी, सारणी संख्या या फिर सभी। देखिए कोई भी सारणी बनाना है, कोई अगर टेबल बनाना है, इसके लिए सभी चीज जरूरी है। टाइटल भी है, टाइटल नोट भी है, टेबल नंबर, सभी कंपोनेंट्स होते हैं इसके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका उपयोग सभी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निर्देशांक या फिर सूचकांक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ पर करते हैं? जीवन स्तर की जानकारी पाने के लिए, या फिर बच्चों हम लोग विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, उत्पादन संबंधी, या फिर सभी कथन सही है। तो निर्देशांक या सूचकांक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों, वो हर जगह करते हैं, सॉरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए करते हैं, अपने जीवन स्तर को पाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 13 नंबर सवाल है हमारे पास, आंकड़ों का जो चित्रमय प्रदर्शन होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, या फिर प्रेजेंटेशन जिसे आप लोग कहते हैं। तो ये हमारे पास हो जाए प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाए प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 पूछा हुआ है, आयत चित्र किस श्रृंखला का आवृत्ति जो वितरणों का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण होता है हमें? व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडी श्रृंखला, सतत श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सस्टेनेबल कह सकते हैं, सीरीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हिंदी में कहा जाए तो सी नंबर होगा, सतत श्रृंखला, इंग्लिश में कहा जाए तो कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो? सी जवाब। फिर हमारे पास है समको या फिर आंकड़ों के अपीकरण, ठीक है, यानी मेजरमेंट करने के लिए सबसे सरल जो तरीका हमारे पास क्या है? माप है, विस्तार करके, माध्यिका निकाल के, या फिर ऑप्शन नंबर बच्चों आपके पास दिया हुआ है बहुलक निकाल के, या फिर आपके पास समांतर माप। तो हमारे पास जो भी आंकड़े हैं, अगर उनको क्या करना है, आपको मेजर करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? उनको एक्सटेंड करना है, तभी आप उसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विस्तार सही जवाब हो जाएगा। 15 का ए नंबर हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके टिक कर लीजिएगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास है कि जो बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कौन से मतलब क्षेत्र में आते हैं? तो बच्चा बच्चा जानता है इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बैंक जो होता है हमारा टर्सरी सेक्टर में आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तृतीयक जो कैसे क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। फिर हमारे पास है शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आप खुद बताइए, जो आपने क्लास 10 में बेसिकली पढ़ा होगा, जो सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर कह सकते हैं ओपन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हर जगह बेसिकली वो क्या होता है? वो जो शहरी इलाके हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा खुली बेरोजगारी हिंदी में कहा जाए तो, और इंग्लिश में हो जाएगा हमारे पास ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, फिर टिस्को तो हम लोग सब बच्चा जानता है क्या हो जाए? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और खोज लीजिए ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। फिर यही इंग्लिश में हमारे पास दिया हो, तो जो बच्चा इंग्लिश में लिख लीजिएगा। फिर बोला हुआ है किस वर्ष हमारा महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो ये वर्ष 1921 को क्या कहा जाता है? महाविभाजन का कह सकते हैं साल कहा जाता है, वर्ष 1921 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। इंग्लिश में लिख लीजिएगा ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन, तो वर्ष 1921। फिर पूछा हुआ सतत विकास के अंतर किन की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? वर्तमान का भावी नहीं। देखिए सतत बहुसंख्य विकास का मतलब है तो हम आज भी जिए, भविष्य के लिए सोच के चले, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर हमारे पास वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों के लिए ऑप्शन नंबर सी। फिर यही लाइन इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा आप लोग। अगला बोला हुआ आपसे बच्चों को यहाँ पर 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ये सबसे पहले किस देश से हुआ था? तो चीन से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा? बी नंबर यहाँ पर सही जवाब टिक करिएगा, चाइना, यानी कि चीन, चोर चीन जिसे आप लोग कह सकते हैं एकदम आराम से। फिर पूछा हुआ यही सवाल इंग्लिश में लिख लीजिएगा। फिर पूरा हुआ अपने देश की मुद्रा का जो मूल्य है विश्व के दूसरे देश की मूल्य घटाने कहा जाता है, इसे अवमूल्यन कहा जाता है, व्यापार संतुलन, पुनर्मूल्यन या फिर मूल्यांकन। ये क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसे कहा जाता है अवमूल्यन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही जवाब होगा। इंग्लिश में कहा जाए तो इसे डिवैल्यूएशन कहा जाएगा, घटोत्तरी जिसे कहा जाता है। ठीक है, डिक्रीजिंग होना। अगला हमारे पास है कि WHO, तो इसको तो आप लोग बच्चा टिक कर दीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ सेंटर, या फिर क्या टिक करिए बताइए आप लोग खुद क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब? आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख के दीजिए। ठीक है, अगला हमारे पास बताते हैं
डब्ल्यू सही से टिक करिए, गलती कोई बच्चा टिक मत कर देना कि इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा हुआ है, अगर पढ़ कर बैठिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सब टिक करके आइएगा, ठीक है। तो आपका काम रहा डब्ल्यू। चलिए बताइए आप लोग, इतना ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बोला भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्देयता रेखा की जो धारणा का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर जी या फिर दादा भाई नौरोजी जी ने? किसने किया था हमें ये बताना है। तो सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपने हिस्ट्री में इसीलिए पढ़ा होगा। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला बोला ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? देखिए ब्रिटिश काल में बोला गया, आपको आजादी के बाद नहीं बोला गया। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1821 में शुरू हो चुका था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1800 लेकिन अगर बोलेगा आजादी के बाद तो वर्ष 1951 से शुरू था। देखिए अगला बोला हुआ है, यही सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है हमारे पास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? मतलब उसका क्या कारण, मतलब क्या बोलते हैं, प्राथमिकता किस चीज को देना था? तो हमारे भारत में देखिए कृषि को बढ़ावा देना था, इसका प्राथमिकता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही कोई बच्चा इंग्लिश में लिखना लिख लीजिएगा आप लोग। फिर अगला सवाल बोला हुआ आपको यहाँ पर जीडीपी, तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है इस इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए हमें लिखा हुआ है सरकार द्वारा जो कह सकते हैं लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था मुक्त कराया जाना क्या कहलाता है? निजीकरण, उदारीकरण, इसे इंग्लिश में लिबराइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसे ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा? उदारीकरण हिंदी में, और इंग्लिश में लिबराइजेशन टिक कर लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास भारत में निर्धनता की जो मुख्य रूप है उसको बताना आपको क्या? कीमतों में बढ़ोतरी नहीं। देखिए भारत में निर्धनता कमी है, बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ा कारण। देखिए भारत में जो लगातार निर्धनता बढ़ रही है उसमें बढ़ती हमारी जनसंख्या का सबसे बड़ा योगदान है। तो जनसंख्या अगर नियंत्रित चलेगी तो हो सकता है भविष्य में हम लोग देखिए बहुत लंबे टाइम सर्वाइव कर सकते हैं हम लोग पृथ्वी पर, ठीक है। तो भारत में यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को लेकर भी देखिए जनसंख्या वृद्धि सरकार कुछ ना कुछ जरूर स्टेप लाएंगे, हम लोग आशा करते हैं। फिर अगला हमारे पास द फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, अच्छा यही क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में आ गया, सॉरी। फिर अगला हिंदी में हमारे पास है कि आधारिक संरचना डैश की यहाँ पे पूर्व शर्त है? प्रदूषण, वनोन्मूलन, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक आर्थिक विकास, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। तो ये किसकी पूर्व शर्त है आपको यहाँ बताना है। तो आधारिक संरचना क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? ये हो जाएगा प्रदूषण की पूर्व शर्त है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ये हो गया हमारे इंग्लिश में। वर्तमान में कौन सा राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा लिटरेट जो पर्सन है वो केरल में है। बेसिकली यहाँ पे लिटरेसी रेट वहाँ का बहुत ज़्यादा है। फिर अगला हमारे पास है पर्यावरण में हानिकारक जो पदार्थ है उनकी उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो उनकी उपस्थिति हमारे पास क्या कहलाती है? प्रदूषण कहलाएगी ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर प्रदूषण हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर पॉल्यूशन टिक के लिए सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों आपसे बच्चों पूछा हो यहाँ पर कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे एक वचन है, अच्छा एक वचन है, बहुवचन, दोनों है। तो आप खुद बताइए सांख्यिकी जो है वो स्टैटिक्स दोनों ही इसमें काउंट होता है, ठीक है ना। वो एक वचन काउंट होता है ना बहुवचन, दोनों में काउंट होता है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन सही है। अगला हमारे पास है यहाँ पर पूछा हुआ है, दो हो जाएगा बोथ हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो कॉलम और पंक्तियों के रूप में आंकड़े के जो क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहलाया जाता है? तो सारणीकरण, वर्गीकरण, अनुसंधान या सहसंबंध, इंग्लिश में लिख लीजिएगा। तो इसे इस प्रकार कहा जाता है टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन। तो ये कहलाता है क्या बच्चों? टेबुलेशन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर ही होगा। फिर ये हमारे पास सवाल पूछा हुआ है कि सहसंबंध गुणांक का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कहाँ होता है? तो -1 और +1 के बीच में, तो याद रख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी नंबर। कोरिलेशन सफिशिएंट इज ऑलवेज बिटवीन -1 to +1। अगला है बहुलक वो है जिसकी आवृत्ति क्या होती है? आप खुद बताइए। बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, यानी अधिकतम हो जाएगा हमारे पास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे ज्यादा, इंग्लिश में हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा इसका आंसर। अगला है पदों के विचरण को क्या कहा जाता है? यहाँ पर विस्तार, माध्य, अपरीकरण, सॉरी अपकीकरण, अपकिरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में कहा जाए तो एक्सटेंशन, मीन, या फिर रेडिएशन, या कोई नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपीकरण यानी रेडिएशन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अगला है प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस कौन थे? तो ये तो गलती मत कर दीजिएगा, बहुत फेमस अर्थशास्त्री है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास, इकोनॉमिस्ट हो जाएगा। अगला है किनके यहाँ पर सूत्र को यहाँ बताना है हमें कि सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? पास्चे का सूत्र, यहाँ पर फिशर का सूत्र। तो हम लोग इस्तेमाल करते देख लीजिए सूचकांक निर्माण के लिए, तो फिशर का सूत्र हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 का क्या हो जाएगा बच्चों? फिशर्स फॉर्मूला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ, एक अच्छे औसत के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? स्पष्ट एवं स्थिर,
सरलता, निरपेक्ष या फिर सभी कथन यहाँ पर सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा सर, सही जवाब। ठीक है, इंग्लिश में कोई इकोनॉमिक्स आप सही बच्चों का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में, बीवीआई क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सही बच्चों पढ़ के जाने। बच्चे कुछ अगर कुछ सवाल रहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर